तो राजस्थान की झीलें हैं, तो इन झीलों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? अब उसमें मैंने कहा ना, वो रटना पड़ेगा पूरा पूरा, कितने बहुत वो रटना ही पड़ेगा आपको, थोर्नमेट वाला उसमें है। थॉर्नवेट के अनुसार था। हाँ। तो यह है राजस्थान, और अपन झीलें पढ़ रहे हैं, क्या है? राजस्थान की झीलें। और यहां पर यह कौन सी पर्वतमाला है? यहां पर यह है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला है राजस्थान का मध्यवर्ती भाग में स्थित है। राजस्थान का मध्यवर्ती भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। और यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती, कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। एक तो है पश्चिमी राजस्थान, कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। और जो दूसरा है वो कौन सा है? पूर्वी राजस्थान। कौन सा? पूर्वी राजस्थान। तो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान को दो भागों में बांटती है। मध्यवर्ती भौतिक प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान है। अब राजस्थान में जो झीलें पाई जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान है, कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान है। उस पश्चिमी राजस्थान में जो भी झीलें हैं वो कैसी है? खारे पानी की झीलें। कैसी झीलें हैं? यह पश्चिमी राजस्थान है, तो पश्चिमी राजस्थान में जो भी झीलें हैं वह सब खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें हैं, यानी सभी तो नहीं कह सकते, जो अधिकांश झीलें हैं वह अधिकांश झीलें कैसी है? खारे पानी की झीलें हैं। और पूर्वी राजस्थान में जो भी झीलें हैं वह सब कैसी है? मीठे पानी की झीलें हैं। कैसी है? मीठे पानी की झीलें है। अब पूर्वी राजस्थान में आपको खारे पानी की एक भी झील देखने को नहीं मिलती है, और पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश झीलें हैं वह सब कैसी है? खारे पानी की झीलें हैं। अब पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, इसका कारण क्या है? तैथिस सागर का अवशेष। तो अपन ने थार का मरुस्थल पढ़ा था ना, तब थार के मरुस्थल में देखा था, थार के मरुस्थल की जगह पहले कौन सा सागर हुआ करता था? तैथिस सागर हुआ करता था। और तैथिस सागर के धीरे धीरे पीछे हटने के फलस्वरूप और तैथिस सागर के अवसाद के पीछे रह जाने से किसका निर्माण हुआ है? थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और उसके बाद में जैसे तैथिस सागर का जल धीरे धीरे पीछे हटा, तो इसके बाद में तैथिस सागर का जो छिटपुट जल है वह क्या है? पीछे रह गया, शेष रह गया, जिससे खारे पानी की झीलें जिसका निर्माण हो गया। इसी वजह से जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वह सब किसका अवशेष मानी जाती है? तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। तो खारे पानी की झीलें हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यह सब किसका अवशेष मानी जाती है? यह तैथिस सागर का अवशेष है। तो अपन ने थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ा। पहले यहाँ पर कैसी भौगोलिक स्थिति, और उसके बाद में यहाँ पर भौगोलिक स्थिति और जलवायु में क्या आया है? परिवर्तन आया है। और यहाँ पर पहले तैथिस सागर हुआ करता था, और उसके बाद में यहाँ की जलवायु कैसी हुआ करते थे? आर्द्र जलवायु हुआ करती थी। अब बताइए, जैसलमेर के किस स्थान से समुद्र के तटीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति के अवशेष मिले हैं? आकलवुड फॉसिल स्मारक और ब्रह्मसर स्थान से क्या है? क्या मिले हैं? समुद्री निक्षेपों के अवशेष मिले हैं। यानी जो आकलवुड फॉसिल स्मारक है वो आकल गांव से क्या मिले हैं? तटीय भागों में पाई जाने वाली वनस्पति है, उन वनस्पति के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब पहले जो तटीय भाग हुआ करता था जैसलमेर के आसपास हुआ करता था, वह तैथिस सागर का तट हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थितियां नहीं है। क्यों? क्योंकि तैथिस सागर का जल धीरे धीरे यहाँ से पीछे हटता गया, और राजस्थान में पाई जाने वाली जितने भी जो पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें हैं वह सब किसका अवशेष मानी जाती हैं? तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। और इसमें जो भी झीलें हैं मुख्य मुख्य कौन सी है? जैसे सांबर झील है, कौन सी है?
सांबर झील है, और कौन सी है? डीडवाना झील है, और कौन सी है? नावा झील है, और कौन सी है? डेगाना झील है, और कौन सी है? पचपदरा झील है, और कौन सी है? ताल छापर झील है, कौन सी? ताल छापर झील है, और कौन सी है? कुचामन झील है, कौन सी है? डीडवाना कुचामन झील है, और उसके बाद में कौन सी है? कौन सी? कौन सी? लूणकरणसर। लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। उसके बाद में कौन सी है? काबूद झील है, कौन सी है? और उसके बाद में रेवासा झील है, कौन सी है? रेवासा झील। ये सभी झीलें हैं खारे पानी की झीलें। कैसी झीलें हैं? खारे पानी। जो खारे पानी की झीलें हैं वह सब किसका अवशेष मानी जाती है? तैथिस सागर का अवशेष। तो पश्चिमी राजस्थान में आप जो भी अधिकांश झीलें देखेंगे वो खारे पानी की झीलें हैं जो तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। और पूर्वी राजस्थान में जो भी है वह सब कैसी है? मीठे पानी की झीलें हैं। और यहाँ पर एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? उदयपुर शहर है। और उदयपुर को क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी बोला जाता है। तो पश्चिमी रेगिस्तानी भाग को छोड़कर बाकी जहां पर भी झीलें हैं वह सब मीठे पानी की, और पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश में सब झीलें कैसी है? खारे। और प्लाया झीलें हैं वो भी अधिकांश खाली झीलें हैं। रन देखने को मिलेंगे, रन या टाट, वो भी कैसे है? खारे पानी की झीलें। अब जैसे बरमसर रन कहाँ पर है? भाखरी कहाँ पर है? भाखरी कहाँ है? जैसलमेर में। थोब कहाँ है? बालोतरा में। तो आपको सब लिखवाया था ना, रन या टाट क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो जो भी पश्चिमी रेगिस्तान में जलीय भाग छोटे छोटे प्लाया से लेकर रन से लेकर रन या टाट से लेकर जो भी झीलें हैं वह अधिकांश सब क्या है? खारे पानी की झीलें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके बाद में अपन ने यह भी पढ़ा था पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती, जिसका उत्तरदायी कारण क्या है? माइकाशिष्ट चट्टानें। और गहराई में पाई जाने वाली माइकाशिष्ट चट्टानों से क्या है? केशाकर्षण पद्धति द्वारा जो लवण है वह ऊपर आ जाता है और खारे पानी का निर्माण हो जाता है या खारी झीलों का निर्माण हो जाता है। तो यह भी देखा था। तो यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली झीलें और पूर्वी राजस्थानी झीलों में पाई जाने वाला अंतर। यह सब खारी है और यहाँ सब कैसी झीलें हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। अब उसके बाद में झीलें एक तो होती है कृत्रिम झीलें होती है। क्या होती है? कृत्रिम झीलें होती है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? कृत्रिम झीलें है। अब जो भी मीठे पानी की झीलें हैं वह सब कैसी है? अधिकांश कृत्रिम झीलें हैं। कैसी है? कृत्रिम, यानी अपन कह सकते हैं मानव निर्मित झीलें हैं। कैसी है? मानव निर्मित झीलें हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील है सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। और उसके बाद में कुछ झीलें होती है प्राकृतिक झीलें हैं। कैसी है? प्राकृतिक झीलें। अब जो भी खारे पानी की झीलें हैं वह सब कैसी है? प्राकृतिक झीलें हैं। जैसे सांबर झील है, प्राकृतिक झील है। हालांकि अलग अलग शिलालेख है, वो इतिहास की बात है, उसमें उन्होंने कहा है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। लेकिन देखें तो ये कैसी है? खारे पानी की झीलें हैं जो किसका भाग मानी जाती? तैथिस सागर का भाग मानी जाती है, जो प्राकृतिक झीलें है, कृत्रिम झीलें नहीं है। यानी प्रकृति द्वारा निर्मित झीलें। कैसी है? प्रकृति द्वारा निर्मित झीलें। अब उसके बाद में प्राकृतिक निर्मित झीलों में इसके अंतर्गत आ जाएगी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। क्या है? ज्वालामुखी निर्मित झीलें, या अपन कह सकते हैं विवर्तनिक झील। क्या बोल सकते हैं? विवर्तनिक झील बोल सकते हैं, या अपन इसे बोल सकते हैं काल्डेरा झील, या इसे बोल सकते हैं क्रेटर झील। क्या कह सकते हैं? क्रेटर। तो ज्वालामुखी, विवर्तनिक, काल्डेरा या क्रेटर एक ही है। अब अपने का ज्वालामुखी जहां से मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्या बोला जाता है? क्रेटर। और क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है? काल्डेरा कहलाता है। तो ज्वालामुखी निर्मित या काल्डेरा या क्रेटर झीलें कौन कौन सी है? एक तो है पुष्कर झील है और दूसरी कौन सी है? नक्की झील है। क्या है? नक्की झील है।
हालांकि अपने इतिहास में पढ़ते हैं तो नक्की झीलें देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा ऐसा मिलता है, लेकिन वास्तव में ज्वालामुखी भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो ये कैसी झीलें हैं? ज्वालामुखी या विवर्तनिक काल्डेरा झील है, जो एकदम सही है। ये सब झीलें कैसी है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें हैं। पुष्कर झील, नक्की झील। अब कुछ जैसे उल्का पिंड द्वारा निर्मित झीलें होती है, क्या होती हैं? उल्का पिंड द्वारा निर्मित, जो उल्का पिंड के निर्मित झीलें होती है उसे भी क्रेटर बोला जाता है। अब उल्का पिंड द्वारा निर्मित या उल्का पिंड के क्रेटर से निर्मित झील कौन सी है बताइए? बताया था ना, रामगढ़। कौन सी? रामगढ़। रामगढ़ कहां पर है? जयपुर में? जैसलमेर में? कहाँ है? अरे वो रामगढ़ गैस परियोजना ना, मतलब एक परियोजना है ये। रामगढ़ जो क्रेटर है कहाँ पर? 12 में स्थित है। कहाँ है? 12 में स्थित है, जिसकी खोज 1869 में डॉक्टर मलेट ने की। इसका निर्माण आज से लगभग 6000 लाख वर्ष पूर्व हुआ। उल्का पिंड से निर्माण हुआ है, खगोलीय घटना से निर्माण हुआ है। विश्व की 200वीं क्रेटर है, भारत की तीसरी है, राजस्थान की पहली है। सब पढ़ा ना? तो रामगढ़ क्रेटर कहाँ पर है? 12 में है। अब जो रामगढ़ क्रेटर है यह तो उल्का पिंड द्वारा निर्मित है, बाकी पुष्कर की झीलें है ये क्रेटर है। ये क्रेटर में कौन से? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। क्रेटर जो उल्का पिंड द्वारा निर्मित एक ही झील है, वो कौन सी है? रामगढ़। थोड़ा लिखते हैं, अब सब एक मिक्स में हो गया आपके साथ। इतना जल्दी भूल जाते हो? देखो राजस्थान की झीलें और राजस्थान की झीलों में इतना बनाइए या घर जाके पढ़ते तो हो ना, या टाइम नहीं मिलता है? हाँ, टाइम नहीं, यही बड़ी दिक्कत है। हाँ। बना लिया?
सांभर, डीडवाना, नावा, डेगाना, पचपदरा, तालछपर, कुचामन, लूण, क्रमसन, कावूर, रेवासा, कावूद, लूण, कावूद, कावूद, कावूद झील कहाँ पे है? कावूद झील कहाँ पे है? हैं? पश्चिमी राजस्थान में। हाँ। कावूद झील जैसलमेर में। पचपदरा में, पचपदरा, पचपदरा से आगे तालछपर, रेवासा, रेवासा झील कहाँ पर है? सीकर में। पड़ीहारा रण कहाँ पे है? बताया था ना, पड़ीहारा रण चूरू में। कहाँ है? तालछापर और पड़ीहारा रण ये चूरू में। तो बना लिया। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। अब खारे पानी की झीलों में लिखिए पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश, पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश खारे पानी की झीलें, पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश खारे पानी की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जो जो टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है, जो टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। अब खारे पानी की झीलें सभी कैसी है? प्राकृतिक झीलें। अब मानव खारे पानी की झीलों का निर्माण थोड़ा ही करेगा। और मीठे पानी की झीलें वह अधिकांश क्या है? कृत्रिम है और प्राकृतिक भी है। अगला पॉइंट लिखो, खारे पानी की झीलें लगभग, खारे पानी की झीलें लगभग सभी प्राकृतिक झीलें हैं, सभी प्राकृतिक झीलें हैं। अब लिखो प्रमुख खारे पानी की झीलें, ये लिख दिया ना। अब हेडिंग डालो प्रमुख खारे पानी की झीलें, प्रमुख खारे पानी की झीलें, प्रमुख खारे पानी की झीलें। तो अब अपन एक एक करके जो खारे पानी की झीलें हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील। तो सांभर झील में आपको यह ध्यान रखना, सांभर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी, क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। और उसके बाद में भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील। और यह चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील के बाद दूसरी बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और साथ में यह भी ध्यान रखना है, आंतरिक भारत की, क्या है? आंतरिक भारत की
सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, तथा आंतरिक भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन होता है। क्या होता है? नमक। अब नमक उत्पादन कहाँ होगा? समुद्र तटीय भागों में होता है कि नहीं होता है? लेकिन आंतरिक भारत में सबसे ज्यादा जो नमक का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? सांबर झील से होता है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की दूसरी बड़ी खारी पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा के बाद, आंतरिक भारत की सबसे बड़ी झील और आंतरिक भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करने वाली झील भी कौन सी है? सांबर झील है। और उसके बाद में सांबर झील ये कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। कैसी है? प्राकृतिक झील है। और उसके बाद में आपको यह भी ध्यान रखना है, जो सांबर झील है किसका उदाहरण मानी जाती है? अब अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा, तैतीस सागर का अवशेष है। उदाहरण किसका है? बालसन का उदाहरण है। किसका है? बालसन। अब बालसन का निर्माण कैसे होता है ये सब अपन ने देखा था ना, यानी पर्वतों से घिरे हुए और उसके बीच में स्थित जो भाग है उसे क्या बोला जाता है? बालसन, पेडिमेंट, बजाडा, यह सब है, अपने सब देखा था। तो बालसन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो राजस्थान की एकमात्र झील जो बालसन का उदाहरण है वो कौन सी झील है? सांबर झील है, जो प्राकृतिक झील है। लेकिन जो इतिहास की दृष्टि से देखें तो इस झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने कराया। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने कराया, इतिहास की दृष्टि से देखें तो। लेकिन यह कैसी है भौगोलिक दृष्टि से देखें तो? प्राकृतिक झील है, जो किसका अवशेष मानी जाती है? तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती है। अब उसके बाद में यह ध्यान, जो सांबर झील है, सांबर झील का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? तो सांबर झील का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? एक तो अजमेर जिला है और दूसरा कौन सा है? जयपुर। और इसका अधिकांश विस्तार कौन से जिले में है? जयपुर जिले में, यानी फुलेरा के आसपास इसका सर्वाधिक विस्तार है। और उसके बाद में नागौर जिला कौन सा है? नागौर। साथ में डीडवाना कुचामन जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन जो नया जिला है। इन जिलों में इस सांबर झील का क्या है? विस्तार है। यदि अपन अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देखें तो सांबर झील का विस्तार कहां से कहां तक है? तो सांबर झील का विस्तार है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहां तक है? 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। कहां तक है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में कौन सी झील है? सांबर झील है। और इसका देशांतरीय विस्तार, यही देशांतरीय विस्तार होता है कि नहीं होता है? अपन ने अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो इस देशांतरीय विस्तार कहां से शुरू होता है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये कौन सी झील फैली हुई है? सांबर झील। तो सांबर झील का एक बार अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पूछा गया, इसीलिए बताया है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कौन सी झील फैली हुई है? सांबर झील है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और यह अजमेर, जयपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिलों में फैली हुई है। अब उसके बाद में जो सांबर झील है, यह सांबर झील भारत में सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। क्या है? सांबर झील आंतरिक अपवाह तंत्र है। आंतरिक अपवाह तंत्र का एक महत्वपूर्ण क्या है? भाग माना जाता है। और उसके साथ में जो सांबर झील है, क्या है? सांबर झील है, यह अभिकेंद्री अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। कैसे? अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। प्रतिरूप का उदाहरण है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भारत में एकमात्र अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन सी झील है? सांबर झील। अब अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? अपवाह का पैटर्न होता है। अब अपवाह के प्रतिरूप अलग अलग होते हैं, तो उसको थोड़ा अपन देखते हैं। प्रतिरूप क्या होता है अपवाह के? तो अपवाह के प्रतिरूप अलग अलग होते हैं। जैसे एक तो होता है जालीनुमा प्रतिरूप होता है। क्या होता है? जालीनुमा प्रतिरूप होता है। एक तो क्या होता है? अपकेंद्री प्रतिरूप होता है। कौन सा होता है? अपकेंद्री। और उसके बाद में होता है अभिकेंद्री प्रतिरूप होता है। और इसके अलावा कौन सा होता है? वृक्षाकार प्रतिरूप होता है। क्या होता है?
वृक्षाकार प्रतिरूप होता है। अपकेंद्री को ही बोला जाता है अरीय प्रतिरूप या रेडियल पैटर्न बोला जाता है। तो ये अपवाह, इसके अलावा भी बहुत सारे अपवाह के प्रतिरूप हो सकते हैं। तो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप है, ये अपन को कहाँ पर देखने को मिलेगा? यह समतल मैदान में देखना पड़ेगा। कहाँ पर? जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उस उत्तर भारत के विशाल में जो नदियों का जो अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलेगा वह कैसा मिलेगा? जालीनुमा। और ये जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कब बनता है? अब समतल मैदान में नदियाँ एकदम सीधी बहती है कि नहीं बहती है? ऐसी नदियाँ बहती है और उसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ उसके समकोण पर मिलती है। कहाँ मिलती है? समकोण पर मिलती है। तो एक जालीनुमा आकृति बनी कि नहीं बनी? तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को क्या बोला जाता है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप बोला जाता है। अपकेंद्री या अरीय या रेडियल प्रतिरूप क्या होता है? यानी जब कोई नदियाँ है वो एक मुख्य बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में जाती है। क्या है? एक ही केंद्र से निकलकर जब सभी दिशाओं में नदियाँ, अलग अलग दिशाओं में नदियाँ बहती है तो वो कौन सा प्रतिरूप बनता है? अपकेंद्री, यानी केंद्र से दूर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ऐसा उदाहरण है भारत में अमरकंटक का पठार। कौन सा है? अमरकंटक का पठार। यानी सोन नदी उत्तर में जाती है, नर्मदा ताप्ती नदी पूर्व में जाती है, उसके बाद दक्षिण में और इधर पूर्व में महानदी जाती है। तो भारत में अपकेंद्री या अरीय अपवाह प्रतिरूप का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक का पठार है। और अमरकंटक के पठार से नदियाँ एक स्थान से बहुत सारी निकलकर अलग अलग दिशाओं में जाती है, उसे अपवाह प्रतिरूप बनता है। जो ऐसा यह डायग्राम यानी प्रतिरूप बनता है उसे क्या बोला जाता है? अपकेंद्री अरीय प्रतिरूप। अब उसके बाद में वृक्षाकार। क्या है? वृक्षाकार। अब वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण राजस्थान में कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। कौन सी नदी करती है? जैसे यह चंबल नदी ऐसे बह रही है और इसमें आने वाली यह क्या है? सहायक नदियां है और इसमें यह मिलने वाली उपसहायक नदियां है। तब इसका जो यह प्रतिरूप कैसा, एक वृक्ष के समान हुआ कि नहीं हुआ? और वृक्ष के समान या वृक्ष की टहनियों के समान दिखाई देने वाला जो अपवाह प्रतिरूप होता है उसी क्या बोला जाता है? वृक्षाकार। अब अपकेंद्री का उल्टा क्या हो जाएगा? अभिकेंद्री होगा। और अभिकेंद्री का मतलब क्या होता है? जब किसी एक स्थान पर नदियां आपस में मिल जाती है और जब एक स्थान से नदियां दूर अलग अलग दिशाओं में जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? अपकेंद्री। और सांबर झील है, किसका उदाहरण है? अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। तो इसको भी आगे समझते हैं। जैसे यह सांबर झील है, कौन सी झील है? सांबर झील है। और सांबर झील में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां और नाले आकर गिरते हैं। तो है मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा नदी किसमें गिरती है? सांबर झील में गिरती है। और उसके बाद में रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी किसमें गिरती है? सांबर झील में गिरती है। और उसके बाद में खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी है। खारी नदी किसमें गिरती है? सांबर में। तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी और उसके बाद में खंडेला। कौन सी नदी है? खंडेला नदी किसमें गिरती है? सांबर झील में गिरती है। और उसके बाद में है छोटे छोटे नाले हैं। झपोक का नाला। कौन सा नाला है? झपोक का नाला, यानी छोटी छोटी नदियां हैं, झपोक का नाला है। उसके बाद में नलियासर का नाला है। कौन सा है? नलियासर का नाला है, झपोक का नाला है। उसके बाद में देवयानी का नाला। कौन सा है? देवयानी का नाला है। तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, झपोक, नलियासर, देवयानी का नाला, ये सब कहाँ आकर गिरते हैं? सांबर झील में। तो अलग अलग दिशाओं में आकर एक जगह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो सांबर झील कैसा अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? अभिकेंद्री। अभिकेंद्री का मतलब क्या होता है? यानी बाहर से अलग अलग दिशाओं से आकर नदियाँ एक जगह जब झील या गर्त में संयुक्त हो जाती है एक स्थान पर, तो यह कौन सा अपवाह प्रतिरूप हो गया है? तो समझ में आ गया अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। तो सांबर झील कौन से अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो यह भारत का एकमात्र क्या है? अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। वह कौन सा है? सांबर। और भारत के एकमात्र अपकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियां जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यह हो गया
अभी केंद्रित। अब उसके बाद में यह अपन ने कहा था सांभर झील है, यह आंतरिक भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन का क्षेत्र है। और यहाँ पर नमक का उत्पादन कौन करता है? यहाँ पर जो नमक का उत्पादन है वह नमक का उत्पादन करती है सांभर साल्ट लिमिटेड। कौन करता है? सांभर साल्ट लिमिटेड, यह कंपनी है। सांभर साल्ट लिमिटेड क्या करती है? इस झील से नमक का उत्पादन करने का कार्य करती है। और यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। किसकी है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो कंपनी है उसकी सहायक कंपनी है। सहायक कंपनी कौन सी है? सांभर साल्ट लिमिटेड है, जो नमक का उत्पादन करती है। अब उसके बाद में जो सांभर झील है, और इस सांभर झील में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। क्या आते हैं? फ्लेमिंगो पक्षी, यानी साइबेरिया, रूस, यूक्रेन से जो पक्षी आते हैं फ्लेमिंगोज पक्षी। यह शीत ऋतु में यहाँ पर सांभर झील के आसपास सर्वाधिक कौन से पक्षी आते हैं? फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। और जो पीके मूवी थी ना, उसकी शूटिंग इसी झील में हुई है, क्योंकि वो पूरा पूरा सफ़ेद नमक है। तो इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई है? पीके मूवी की इस सांभर झील में ही हुई है, यह भी ध्यान रखना। तो फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। और यह क्या है? भारत की रामसर साइड है। क्या है? यह भारत की रामसर साइड है और राजस्थान की पहली रामसर साइड है। क्या है? रामसर साइड है। रामसर साइड को ही बोला जाता है नम भूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे आर्द्र भूमि बोला जाता है, या इसे बोला जाता है वेटलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेटलैंड। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा रामसर साइड क्या होती है, नम भूमि या आर्द्र भूमि, वेटलैंड। पर्यावरण पारिस्थितिकी में पढ़ा है ना। तो ईरान का एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? रामसर। यहाँ पर क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित। जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उसके संरक्षण से संबंधित। और इसके आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित जो सम्मेलन हुआ उसका नाम क्या पड़ा है? रामसर साइड है। और यह क्या है? नम भूमि है, राम जो सांभर झील है। और यह भारत की और राजस्थान की प्रमुख रामसर साइड है। राजस्थान में रामसर साइडों की संख्या कितनी है? पहले तो दो हुआ करती थी, एक तो सांभर और दूसरी थी केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। दो रामसर साइड है। अब दो और रामसर साइट बन गई है, लगभग महीना भर ही नहीं हुआ है। एक तो है खींचन गांव फलोदी। कौन सा है? खींचन गांव फलोदी। और दूसरा मैनार उदयपुर। कौन सा है? मैनार उदयपुर। यह भी ध्यान रखना। तो अब 4 रामसर साइट है राजस्थान में। तो यह तो नम भूमि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित जो सम्मेलन है उसे बोला जाता है रामसर सम्मेलन। इससे अंतर्गत जो वेटलैंड क्षेत्र सम्मिलित है उसे रामसर साइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और यह रामसर साइट कब बनी थी? 1990 में बनी थी। कब बनी है? 19 मार्च 1990 में। और राजस्थान की पहली रामसर साइट है। तो लिखते हैं सांभर से। हाँ मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। सांभर झील हेडिंग डाली, इसमें लिखिए सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी, सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी, सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तेल तेल राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद लिखो यह भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। कोष्टक में लिखना चिल्का के बाद। क्वेश्चन चिल्का के बाद। चिल्का कहां पर है? उड़ीसा में। चिल्का के बाद। चिल्का के बाद। अगला पॉइंट लिखो यह आंतरिक भारत की सबसे बड़ी,
यह आंतरिक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंतरिक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंतरिक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला पॉइंट लिखो, यह आंतरिक भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है। यह आंतरिक भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है। नमक उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद देखो, यह एक प्राकृतिक झील है जो टेथिस सागर का अवशेष है। यह एक प्राकृतिक झील है जो टेथिस सागर का अवशेष है। यह अगला पॉइंट लिखो, यह झील बालसन का उदाहरण है। यह झील बालसन का उदाहरण है। यह झील बालसन का उदाहरण है। अब इतिहास के अनुसार यह झील कैसी है? कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? वासुदेव चौहान ने करवाया है। और यह लिखा है बिजोलिया शिलालेख में, 1170 का लेख उसमें है कि इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया। नोट डालिए, नोट डालिए। इतिहास के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया। अगला पॉइंट लिखो, सांबर झील अजमेर, जयपुर, सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? जयपुर। अजमेर, जयपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिलों में है। अजमेर, जयपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिलों में है। ऐसे बना के इसका विस्तार भी लिख दो। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी टाइप से बना के इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लिख दो। विस्तार है इन अक्षांश और इन देशांतरों के बीच में स्थित है। तो आपको से सांबर झील का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सांबर झील का देशांतरीय विस्तार बताइए। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। अपन ने यह लिखा ना, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और खारे और मीठे पानी दोनों में पूछे तो भी राजस्थान की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की ना पूछ के ऐसे पूछ ले राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? सांबर। खारे पानी की भी बड़ी है और सभी झीलों में देखे तो भी बड़ी झील कौन सी है? सांबर है। और अपन ने विश्व में पढ़ा था ना, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? बताइए, कल समुद्र भूगोल के अंतर्गत पढ़ा था। टर्की की वॉन झील है। कौन सी है? टर्की की वॉन झील, जो अनातोलिया के पठार पर स्थित है, जिसकी लवणता 330 पीपीटी है। और दूसरी कौन सी है? मृत सागर डेड सी है,
जो इजराइल और जॉर्डन के मध्य है, जिसकी लवणता कितनी है, 228 बीपीटी है। और उसके बाद में तीसरी खारे पानी की झील कौन सी है, ग्रेट साल्ट लेक है, जो मोजेव मरुस्थल अमेरिका में है। और चौथी कौन सी है, सांबर झील। तो अगला पॉइंट लिखिए। लिखो, सांबर झील भारत में अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप यानी पैटर्न, अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र उदाहरण, यह भी कह सकते हैं। अब हेडिंग, मतलब छोटी सी हेडिंग डाली, अभिकेंद्री, नोट में भी लिख सकते हैं, अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप, अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। देखो अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप में नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर अलग अलग दिशाओं से आकर एक स्थान पर झील या गर्त में समाहित हो जाती हैं। सांबर झील में विभिन्न नदियां आकर मिलती है, सांबर झील में विभिन्न नदियां आकर गिरती है। जैसे ये इतना बनाइए, मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, नलियासर, झपोक, देवयानी, ये इतना बनाइए। अब ऐसे पूछा जा सकता, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? तो यह जो भी नदियां, नाले हैं, यह सब कहाँ आते हैं, सांबर झील में गिरते हैं। एक और नाला है, त्योंदा का नाला। कौन सा है, त्योंदा का नाला, यह भी लिख दीजिए। भारत की दृष्टिकोण से देखे तो राजस्थान में नदियां है ही नहीं। क्या है, एक चंबल नदी पड़ते हैं, लेकिन राजस्थान में तो पढ़ना पड़ता है ना, छोटे छोटे नाले हैं जिनका अवशेष ही नहीं है। अब किताबों में लिखा है कि कवास में बाढ़ आई, नीमड़ी नदी। अब नीमड़ी नदी हमने तो कभी देखी नहीं। जपोक, नलियासर, देवयानी, त्योंदा।
लिखा? झपोक नलियासर, नलियासर। तो यह कैसा पैटर्न बना है? अभिकेंद्री। अगला पॉइंट लिखिए, लिखो सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य, सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य, नमक उत्पादन का कार्य कौन कर रहा है? सांबर साल्ट लिमिटेड, जो भारत की सहायक कंपनी है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की। क्या लिखा है मैंने? सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड करती है, लिमिटेड करती है, जो केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार की हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की, जो केंद्र सरकार की हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, सहायक कंपनी है, सहायक कंपनी है। अगला पॉइंट लिखो, सांबर झील में, सांबर झील में, सांबर झील में साल्ट म्यूजियम स्थित है, साल्ट म्यूजियम, साल्ट म्यूजियम स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र, यह राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। अब आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सांबर झील के किनारे एक मंदिर है, वह मंदिर कौन सा है? कला संस्कृति में पढ़ा होगा ना? शाकंभरी माता का मंदिर कौन सा है? शाकंभरी। लिखो, इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है। लिखा? उसके बाद लिखो, यह भारत की रामसर साइट है, यह भारत की एक रामसर साइट है, यह भारत की एक रामसर साइट है। मैंने सांबर झील का बोला था पहले ही, राजस्थान की रामसर साइट, या वर्तमान में रामसर साइट कितनी है राजस्थान में? 4 है। क्या 4 है? कितनी है? 4 है। और 4 में जो पहली है वो केवलादेव, दूसरी कौन सी है? सांबर है, और उसके बाद अब नई बनी, एक तो खिंचन, दूसरा कौन सा है? मैनार। नोट डालिए, रामसर साइट, रामसर साइट, रामसर साइट कोष्टक में लिखना है नम भूमि ऑब्लिक आर्द्र भूमि ऑब्लिक वेटलैंड। रामसर साइट कोष्टक में लिखना है नम भूमि ऑब्लिक आर्द्र भूमि ऑब्लिक वेटलैंड, वेटलैंड। लिखिए, राजस्थान में, राजस्थान में कुल 4 रामसर साइट है, राजस्थान में कुल 4 रामसर साइट है, कुल 4 रामसर साइट है। नंबर 1 लिखो, केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? भरतपुर में।
लिखना, यह राजस्थान की पहली रामसर साइट है। यह राजस्थान की पहली रामसर साइट है। यह राजस्थान की पहली रामसर साइट है। फिर नंबर 2 लिखो, सांबर झील। सांबर झील। सांबर झील। सांबर झील में लिखना है, सांबर झील इसका मुख्य विस्तार कहाँ पे? जयपुर में, यह ध्यान रखना। सांबर झील में लिखो, यह राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। यह राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। अब नंबर 3 लिखो, खिंचन। खिंचन। खिंचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? खिंचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कुरजा पक्षी, साइबेरियन सारस। खिंचन डैश करके जोधपुर का, वर्तमान में फलोदी में रहता है। पक्का पता है ना? खिंचन फलोदी लिखते हैं। खिंचन फलोदी। फिर लिखो मैनार। मैनार। मैनार कहाँ पे है? उदयपुर। मैनार उदयपुर। अब नोट से हटकर अगला पॉइंट लिखो सांबर झील के बारे में। अब सांबर झील में के आसपास कौन से पक्षी आते हैं? अभी बताया था ना, फ्लेमिंगो पक्षी। कौन से? फ्लेमिंगो। लिखिए, लिखो शीतकाल में, शीतकाल में, शीतकाल में सांबर झील, सांबर झील में, शीतकाल में सांबर झील में साइबेरियाई, साइबेरियाई फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। साइबेरिया फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। साइबेरिया फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। लिखा? उसके बाद में लिखो, इस झील में, इस झील में क्यार व रेस्ता पद्धति, क्यार व रेस्ता पद्धति से नमक बनाया जाता है। क्यार व रेस्ता पद्धति, क्यार व रेस्ता पद्धति से नमक बनाया जाता है। क्यार व रेस्ता पद्धति से नमक बनाया जाता है। क्यार का मतलब छोटी छोटी क्यारियां, नालियां बनाई जाती, उसमें पानी आ जाता है। उसके बाद में उस पानी को मतलब श्वास बन जाता है, सुखाकर उसको बाद में उससे क्या है, नमक बनाया जाता है। तो छोटी छोटी क्यारियां, नालियां बना के, यानी क्यार और रेस्ता पद्धति से यहाँ पर नमक बनाया जाता है। और पीके मूवी की शूटिंग भी कौन सी झील में हुई है? सांबर झील में। तो यह है अपनी राजस्थान की सांबर झील। अब उसके बाद में नंबर 2 लिखिए, डीडवाना कुचामन झील। डीडवाना कुचामन झील। क्या? डीडवाना झील। डीडवाना झील, न कि कुचामन। डीडवाना कुचामन जिला है। हाँ, टेस्ट है क्या? तो आगे कल पढ़ते हैं।